सुप्रभात बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सकुशल होंगे। आज की पढ़ाई वैश्विक ऊष्मा, जिसके संदर्भ में मैं कल आपको कुछ बताया था, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, और यह कैसे इन दिनों ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से पूरा पृथ्वी कितना ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इसके विषय में भी मैं आपको कुछ जानकारियाँ दी थी कि पेड़ पौधे कट रहे हैं, इतने जो है कि फैक्ट्रियाँ लग रही है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह वगैरह विषाक्त गैस निकलती है, जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। अब इसके कारण क्यों बढ़ रही है, तो इसमें देख लीजिए, ये जो विषाक्त गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड हुआ, सल्फर गैस हुआ, ये सब जो गैस है, ये सब वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक नहीं जाता है कि नहीं? वह उसके चारों ओर से उसको घेरने का प्रयास करती है। तो वायुमंडल को एक तरह से चारों ओर से वह आवरण के रूप में बन जाता है, और जब आवरण के रूप में बन जाता है तो पृथ्वी के जो गर्मी है, दिन भर सूरज की जो रोशनी से जो गर्मी पृथ्वी पर आती है, वो पुनः रिटर्न होकर के वापस नहीं जा पाती है, क्योंकि वो तो एक आवरण उसको जो है जो कि अधिक ऊंचाई तक ऊपर जाने से रोकता है, पुनः वह नीचे के ही वातावरण में वायुमंडल में आ जाता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। समझे कि नहीं? ग्लोबल वार्मिंग अपने चरमोत्कर्ष पर है, हमें सतर्क कर रही है। संसार का कोई भी भाग इससे अछूता नहीं रहा है। समुद्र के स्तर में वृद्धि काहे नहीं होगी? समुद्र के स्तर में वृद्धि क्यों नहीं होगी? समुद्र के स्तर में वृद्धि आखिर क्यों नहीं होगी? सबसे पहली बात तो ये है कि पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, ध्रुव पर के जो बर्फ हैं वो गर्मी के कारण पिघलेंगे, और तेज़ी से जो पिघलेंगे तो वो बर्फ पानी का रूप लेकर के और नदी, पर्वत, पहाड़ समुद्र में जाएगा। पर्वत पहाड़ पर क्या जाएगा? समुद्र में जाएगा। समुद्र का जल स्तर स्वतः बढ़ेगा, तो समुद्र के स्तर में वृद्धि हो रही है। ग्लेशियर का पिघलना और ऐसे अनेक कारण हैं जो तराई द्वीपों को घेरे हुए हैं। इस वैश्विक ऊष्मा के कारण विशाल जंगलों को खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह अम्लीय वर्षा का कारण भी बन रही है। अब देखिए, वैश्विक ऊष्मा के कारण बड़े बड़े जंगलों के ऊपर भी खतरा उत्पन्न हो गया है।
बड़े जंगल में को खतरा है, पेड़ सूखने लगेंगे, ऐसे ही पेड़ों की संख्या कम रही है, लोग पेड़ काट रहे हैं, है ना। और इधर मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, आपसे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो गैसें हैं, फैक्ट्रियों से निकलने वाले जो ये सब धुआं के रूप में गैस निकलती है, तो इससे क्या होता है, इससे यही जब ऊपर जाता है तो कार्बन से बना कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर से बन गया सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बन से कार्बोनिक अम्ल भी बन जाएगा, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल बन जाएगा, नाइट्रोजन से ये नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। तो ये सब ऊपर में जाने के बाद जब ठंडे वायुमंडल के संपर्क में आता है तो ये सब अम्ल का रूप ले लेता है, और जब अम्ल का रूप ले लेता है तो वर्षा के रूप में अम्ल की ही वर्षा होती है। अब समझ लीजिए कि अम्लीय वर्षा क्या है, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह होता है, उसके बाद सल्फर के ऑक्साइड होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं। तो ये सब जब ऊपर बढ़ता है तो जलवायु के संपर्क में आने के बाद यह जलवाष्प से अभिक्रिया करता है, तो बना दिया नाइट्रस के ऑक्साइड, बना दिया नाइट्रिक अम्ल, सल्फर के ऑक्साइड बना दिया सल्फ्यूरिक अम्ल, है ना। उसके बाद ये आपसे कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये सब जो गैसें हैं तो ये सब तो अम्ल के रूप में बदल गया ना, तो ये अम्ल के रूप में बदल गया, तो वायुमंडल में तो ऊपर में अब वो अम्ल के रूप में लटका हुआ रहेगा। और जब वर्षा होती है तो वही अम्लीय वर्षा, वही अम्ल जो है जो पृथ्वी पर आती है, अम्लीय वर्षा उसी को कहते हैं। अम्लीय वर्षा अत्यंत नुकसानदायक होती है, अपने संपर्क में आने वाले पदार्थों का विनाश कर देती है, सभी पशु पक्षियों का जीवन खतरे में पड़ चुका है। विशेषकर आर्कटिक प्रदेश के श्वेत हिम भालुओं का, साइबेरियन पक्षियों का, समुद्री कोरल रीफ का, है ना, ये सब का जीवन जो है जो खतरा में पड़ गया है। पर्यावरण प्रदूषित है, जंगल समाप्त हो रहे हैं, अम्लीय वर्षा हो रही है, बेचारा तबाह बना हुआ है। पर्यावरण के तापमान में हुई इस वृद्धि के कारण ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। इन पिघलते ग्लेशियरों ने पानी की बड़ी मात्रा का निर्माण किया है, और यही कारण है कि समुद्री जल स्तर बढ़ रही है। जलीय जीव जंतुओं के जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह ग्लोबल वार्मिंग अनेक प्राकृतिक आपदाओं को भी निमंत्रित करती है। वर्षा न होने से कई इलाके सूखाग्रस्त हो रहे हैं और कई जगह बाढ़ का भयंकर रूप विनाश का कारण बन जाता है। विनाश का कारण बन जाता है। ओजोन, जिसे धरती का सुरक्षा कवच कहा जाता है, आप जानते होइएगा, पढ़े होइएगा पिछले कक्षा में या पढ़िएगा कि पृथ्वी से लेकर के आकाश तक जितने भी मंडल हैं
उसको 4 भाग में बांटा गया है। एक क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन मंडल और चौथा आयन मंडल। सबकी ऊंचाई 15, 17, 30, 25 किलोमीटर के डिफरेंस में होता है। तो ये जो पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, अम्लीय वर्षा हो रही है, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं तो पड़ेगा। व्यक्ति विशेष पर पड़ ही रहा है, जीव जंतुओं पर पड़ ही रहा है, जंगली जीव से लेकर के समुद्री जीव पर भी पड़ ही रहा। लेकिन इतना ही से नहीं काम चलेगा। ये जब कुछ ऊपर जाता है, अधिक ऊंचाई जाने के बाद या ओजोन मंडल को क्षतिग्रस्त करता है। और ईश्वर ने ओजोन मंडल बनाया है कि सूर्य से कभी कभी खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज कभी कभी आती है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। तो सूर्य से होकर के वो भी किरणें आती रहती हैं पृथ्वी पर। तो वो इतना खतरनाक किरण होता है कि जब डायरेक्ट अगर वो किरण का स्पर्श किसी व्यक्ति से उसको हो जाए तो त्वचा कैंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं? इसलिए हमारे लिए ईश्वर कितना सोच के काम किए हैं कि ऊपर में ही एक ऐसा लेयर तैयार कर दिए हैं कि वो जो विषाक्त किरणें हैं वो छन करके, और गंदा जो भी चीज़ है, जो भी मनुष्य के लिए लाभदायक नहीं है, उसको जो है सो पुनः ऊपर ही कर दिया जाता है। छानने के बाद जो एकदम विशुद्ध शुद्ध रे है वही पृथ्वी पर आती है। लेकिन अब जो है चूँकि ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण या ये अम्लीय वर्षा के कारण या फिर प्रदूषण के कारण ये जो हो रहा है, तो हमारा ओजोन परत अब सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि सारा प्रभाव तो उसी पर पड़ रहा है। और जैसे देखिए, कपड़ा का छन्ना बनाइए, उसमें चाय छानिए, चाय तो छन जाएगी, लेकिन उसी कपड़े के छन्ना में एसिड युक्त अगर कोई चीज़ छानते हैं तो क्या कपड़ा में छिद्र होगा कि नहीं? बड़ा बड़ा। अब वो जो है कि फिल्ट्रेट थोड़े करेगा, वही बात है। तो इतना न ज़्यादा प्रदूषण से वो लेयर प्रभावित हुआ कि उसमें बड़े बड़े छिद्र हो गए हैं, और अब सूर्य से निकलने वाली जो विषाक्त किरणें हैं वो अब डायरेक्ट पृथ्वी पर आ रही है। ओजोन जिसे धरती का सुरक्षा कवच कहा जाता है, लगातार उसकी क्षरण हो रहा है। जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की संख्या बढ़ती है, ओजोन परत नष्ट होती है। इन ओजोन के नष्ट होने के कारण सूर्य की परावैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज सीधे धरती पर पड़कर वातावरण को गर्म कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव से अनेक बीमारियां, हैजा, डेंगू, इबोला, मलेरिया, अन्य कई रोग पनप रहे हैं। परावैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर बढ़ रहा है। यह एक चिंताजनक विषय है। हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना चाहिए। सर्वप्रथम जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करना होगा।
जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि जीव जंतुओं के अश्म से जो ईंधन प्राप्त होता है उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो इस जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना होगा, अपनी आदतों में सकारात्मक बदलाव लाना होगा, डिस्पोजेबल उत्पादों के स्थान पर पुनः प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादों का प्रयोग करना होगा। कागज, समाचार पत्र, एल्युमिनियम के डब्बों आदि को रिसाइकिल करना चाहिए। बिजली के उपयोग में कमी करना भी इस दिशा में एक सकारात्मक कदम होगा। एयर कंडीशनर, रूम हीटर, हेयर ड्रायर आदि कम प्रयोग होंगे। नियमित बल्बों के स्थान पर CFL इस्तेमाल करनी चाहिए। कारों या अन्य वाहनों का अनावश्यक प्रयोग कम करना होगा। जितना ईंधन कम जलेगा उतना ही हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम होगा। पेड़ों की कटाई को हम कम करके वृक्षारोपण एक सफल प्रयास होगा। जैसे जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाएगी। यदि हम सब मिलकर यह प्रयास करेंगे तो हम अपने पृथ्वी को अवश्य ही बचा पाएंगे और प्राकृतिक आपदाओं से हमें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हो गया प्रकृति को हम कैसे शुद्ध साफ रखें इसके संदर्भ में। मोटा मोटी यही समझिए कि आपको अपनी दिनचर्या में कुछ आमूल परिवर्तन करना होगा, सुधार करना होगा। आप एक डेग भी जाते हैं तो मोटरसाइकिल से ही चल के जाते हैं। अगर मार्केट जाते हैं तो कार का प्रयोग करते हैं। इतना विलासिता संबंधी लोग विलासी हो गया कि वो विलासिता के कारण ही ये पृथ्वी पर इतने दुष्परिणाम, दुष्प्रभाव पड़ रहे हैं। तो पेड़ नहीं काटना है और पेड़ लगाना है, समझे कि नहीं? और कोशिश करना है कि गाड़ी घोड़ा का प्रयोग जितना कम से कम हो करना चाहिए। तो बहुत ऐसे साधन हैं जिसका प्रयोग करके हम इसमें बहुत कमियां ला सकते हैं। और ये किताब की बात है। आप सोचते होंगे कि किताबें में तो है, बात सही होगा थोड़े, हम इसके लिए प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन नहीं, ज्वलंत उदाहरण मैं बतला रहा हूँ। 1-1.5 महीने के लिए जो लॉकडाउन लगा शुरू में, तो गाड़ी घोड़ा सड़क पर चलना बंद हो गया। गंगा का जल पवित्र हो गया। जो अशुद्ध जल था, दूषित जल था, जिसको गंगा को साफ कराने के लिए सरकार कृत संकल्प थी। प्रकृति में इतना दम था कि 1-1.5 महीना के अंदर ही पूरे गंगा के जल को कंचन बना दिया। कैसे नहीं प्रभाव पड़ता है? 1-1.5 महीना लगातार गाड़ियां नहीं चली, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कल कारखाने सब बंद हो गए, तो जितने भी विषाक्त गैसें हैं निकलना बंद हो गया। और देखो वातावरण, इस बार देखो कई वर्षों के बाद ऐसी वर्षा हुई है। ऐसी वर्षा यहाँ नहीं हुआ करता था। वर्षा के समय में 2-4-5 बार वर्षा हो गया, बस बहुत हो गया। लेकिन आज यही लॉकडाउन का प्रभाव है कि इतनी वर्षा हो रही है, पृथ्वी स्वच्छ वातावरण लग रहा है, तो इसका असर पड़ता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं पड़ता है। आप पर्यावरण को शुद्ध रखिए, आप वो प्रकृति आपको अपना साथ देगी। नहीं तो
प्रकृति को क्या जाता है, आप गलत करोगे सजा तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। आज तो ये भगवान एक थ्रेटनिंग दिए हैं, कोरोना वायरस फैला करके कैसे सबको घर में बंद कर दिया गया है, स्वतः आप रूपी लोग घर में बंद हो गया है कि नहीं। एक तरह से समझो कि जेल की सजा मिल गई है। नहीं तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कीजिएगा तो इसी तरह की सजा आपको निरंतर मिलती रहेगी। इसलिए प्रकृति को प्रकृति समझिए और कभी भी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए, समझे कि नहीं। और आप मानव का जीवन, मानव बन के पृथ्वी पर आए हैं, मानव के जीवन का जो सही आनंद होता है लीजिए। अब बतलाइए तो आप अभी मार्च से लेकर के आज तक, अभी तक, आज के डेट तक आपके जीवन में क्या खुशियां हैं, क्या आनंद है? कुछ नहीं है। ये जीवन बोझ बन गया है, भार बन गया है। न हम कहीं जा सकते हैं, न कहीं आ सकते हैं, खुलेआम न हम कहीं होटल में खा सकते हैं, न हम कोई वैसा मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, न वहाँ जा सकते हैं। आज तक इतने वर्ष की उम्र में कभी मैंने नहीं देखा। ये पवित्र महीना है सावन, भोला बाबा को कितना लाख लीटर जल चढ़ गया होता अभी तक, लेकिन भोला बाबा भी कैद है, भोला बाबा भी कैद हैं। बस पंडा लोग जो है चौबन की पूजा करता है, आम आदमी को कांवड़ लेकर के जाना, जल चढ़ाना मना है। तो बहुत बात है, मानव जीवन में खुशियाँ, आनंद हम लोगों की समाप्त हो गई, अभी भी चीत जाएं। तो ठीक है, आज की पढ़ाई बस ये ऐसे भी यह पूर्ण हो गया ये चैप्टर। अगले दिन आपको 10वां पाठ पढ़ाया जाएगा, लेकिन इससे पहले इसके प्रश्न उत्तर भी करवा दिए जाएंगे। धन्यवाद।